Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं, यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा। आफिया का केस जो है वो बहुत ही लीगल हवाले से आप देख लें तो उसकी सजा बनती ही नहीं है, वो बेगुनाह है। This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. हाफिज सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को, उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। You know, they give her 80 years in prison, for goodness sake. She's not going to live for 80 years. She's not eligible to be set free until she's 115 years old. रिसेंटली ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस कितने अरसे से ये पेंडिंग रहा और लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन्स भी रही, मतलब बेसिक मैं चाहता हूँ कि कम से कम चलें जो भी आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है नहीं पता, क्या हम सारे कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर सकते कि भाई चलें इवन ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में अगर एक औरत को आपने इतने अरसे से कैद में रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में बता दें कम से कम व्हाट वी कैन ऑल अग्री ऑन, चाहे वो लिबरल तबका हो, चाहे वो हमारी दीनी जमातें हों, चाहे वो किसी भी आपका ताल्लुक स्कूल ऑफ थॉट से हो, कम से कम कैन वी अग्री ऑन सम बेसिक ह्यूमन राइट्स। मैं चाहूँगा उस सिलसिले में कुछ आप जरूर थोड़ी हमारी जी बिल्कुल जया भाई, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 में पाकिस्तान से किडनैप हुई मार्च 2003 में, और उसके बाद इनिशियली जो उनकी फैमिली ने जो बात बताई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब इन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है और आप खामोश हो जाएं, जिसकी वजह से वो थोड़े खामोश भी रहे। खैर बहरहाल 2008 में 7-8 में पता लगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर है, बगराम जेल के अंदर। फिर उसके बाद अचानक से वो उनको अमेरिका शिफ्ट किया गया, अमेरिका में उनके खिलाफ ट्रायल हुआ और फिर उनको 86 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। अभी अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर फौजिया इस्लामाबाद आई थी। Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस था और उनके लॉयर क्लाइव स्मिथ भी साथ थे। ये बात पता चल गई है कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, सिर्फ हिम्मत चाहिए, सिर्फ जज्बा चाहिए, सिर्फ मनसूबाबंद अंदाज से जदोजहद चाहिए। कोई कानूनी कोई सियासी रुकावट नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 20-22 साल से उसके लिए कोशिश नहीं की गई। इसी तरह सेनेटर मुश्ताक साहब भी उनके साथ गए हैं, तो बल्कि सेनेटर मुश्ताक के साथ हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, शायद बहुत सारे आपके व्यूअर्स ने देखी भी हो। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 20 साल बाद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने अमेरिका जा रही है। इस मौके पे मैं कौम से अपील करता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर दुआएं करें। तो उसमें पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी, शायद ये वो था, ऐसा नहीं है, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड PhD है। Dr. Afia Siddiqui is a Pakistani neurologist who studied in the United States and graduated from MIT in 1995. ना ही वो अमेरिकन सिटीजन थी, लेकिन यह है कि स्टडीज़ उनकी अमेरिका से थी। इसके अलावा कहा जाता है कि उनकी 2-3 शादियाँ थीं और शायद उनके कुछ एक्स हस्बैंड्स किसी बैंड आउटफिट के साथ उनका ताल्लुक था, ये बात भी गलत है। उनकी एक ही शादी थी जिससे उनको डिवोर्स हो गई थी। फिर दूसरा जब भाई जो अफसोसनाक बात है कि जब ये किडनैप हुई, यहाँ से अरेस्ट हुई, मैं तो किडनैप कहूँगा क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको किसी जुर्म के मुताबिक चार्जशीट किया जाता है, आपको कानून के दायरे के अंदर किसी ऐसी अथॉरिटी के पास प्रेजेंट किया जाता है, पुलिस हो गई, अदालत में पेश किया जाता है। इनको तो अदालत में पेश किया गया 2008 के बाद, वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं, अमेरिका में। How can a Pakistani citizen be brought from Pakistan to Afghanistan, get shot? पीप बह रहा है जख्मों में से, शीज लागिर हुई हुई है, एंड आप उसको अदालत में पेश करते हैं। एक जज कहता है कि दिस इज अ केस ऑफ रेंडिशन, यू कांट शिफ्ट वन पर्सन फ्रॉम वन न्यूयॉर्क बॉरो टू अनदर न्यूयॉर्क बॉरो। हाउ कैन यू क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स? इनको अभी जो डॉक्टर फौजिया गई हैं, कैन यू इमेजिन कि 20 साल बाद कोई फैमिली मेम्बर मिलने गया है,
20 years after 20 years. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے ایک اور ملاقات کی ہے. فوزیہ صدیقی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات کا احوال سناتے ہوئے رو پڑی. انہوں نے کہا کہ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی, بہن کا ہاتھ تھامنے کی بھی اجازت نہیں تھی. عافیہ کو والدہ کے انتقال کا بتانے کی ہمت ہی نہیں پڑی. اور اس دوران ان کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ان کی والدہ سے فون پر بات ہوئی تھی, اور وہ بھی یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوئی ہوگی بات. تو اور ابھی بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ ایچ ادر, بلکہ درمیان میں ایک بہت بڑا یعنی موٹا تھک گلاس تھا, اور وہ بھی جیسا ہوتا ہے نا, جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں فون کے اوپر بات کی جاتی ہے. اچھا, اس کے ستم بالائے ستم یہ کہ ان کی فیملی کو یہ بھی نہیں الاؤ کیا گیا کہ وہ ان کے بچوں کی تصویریں, یعنی ایک ماں نے 20 سال سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے زندہ ہیں, مر گئے, کہاں ہیں, کیسے ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بچوں کے بارے میں بتایا جائے. تو ان کی جو سسٹر ہیں ڈاکٹر فوزیہ, انہوں نے ان کو پکچرز دکھانے کی کوشش کی, تو انہوں نے پکچرز نہیں دکھانے دی. تو یعنی یہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یہاں پہ تو بالکل بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے. کس منہ سے میں کیا کہتی, لیکن اس کو گلے لگا کے اس کا کچھ غم, اس کی کچھ تکلیف تو اپنے سر لے سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں اجازت دی. شیشے میں سے میں نے کوشش کی, بہت خوش آمد کی کہ بچوں کی تصویر تو دکھا دوں کہ وہ کتنے بڑے ہو گئے, 20 سال بیت گئے, جوان ہو گئے. انہوں نے نہیں دکھانے دی. جو ان کا کیس ہے پورا, ان کے اوپر جو چارج شیٹ امریکہ میں ہوا اس میں ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ہیں. اگر ٹیررزم کے چارجز ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی کہ یار چلو, اور پھر ہم بھی شاید کہتے کہ شاید واقعی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ نے خود جو ان کو چارج شیٹ کیا وہ اس بات پہ چارج شیٹ کیا, بگرام کے اندر جب یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا افغانستان کا ایک صوبہ غزنی, وہاں پر, تو وہاں پر ایک کرٹن کے پیچھے ان کو رکھا ہوا تھا, اور اس میں کیا ہوا کہ یہ وہاں سے اٹھتی ہیں. میرین کارپس کے 6 ٹرینڈ فوجی کامبیٹ میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کو ایک کمزور سی خاتون وہ اٹھتی ہے, ان کو ٹیکل کرتی ہے, ان سے ویپن کھینچتی ہے اور ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ان دا پروسیس خود اس کو بلٹ انجری ہو جاتی ہے. اور وہ مسجد کی دیوار تک نہیں پہنچی کہ شی سلمپڈ. اس حالت میں آپ سوچیں عافیہ وہاں پہ تھی جب وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس نے جو ہے ان کے لہیم شہیم لشکر منیر 6 فٹ والے جو ہیں سولجرز, ان سے گن چھین لی. اور اس بیس پر کہ جی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ امریکن سولجرز کو یہ قتل کریں, اس بیس پر ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے اندر. اس وقت یہ جیل کے اندر سزا اپنی کاٹ لی ہے 86 ایئر کی. اور سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ یہ اس جیل کا جو سب سے زیادہ سخت والا, جو بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل کرمنلز کے لیے جو ڈیٹینشن ایریا ہوتا ہے, ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. لیکن پہلے جب میں جیل گیا تو ایک بہت ہی خوفناک جیل تھا, اور جب میں پہلے دروازے سے اندر گیا تو مجھے زنجیروں, بڑی بڑی چابیوں اور ہتھکڑیوں کی جھنکار وہ سنائی دی. 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس کے درمیان میں ایک مربع میٹر کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا دیوار میں, اور اس دیوار کے اس طرف ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی. اور اپنی ملاقات کے اندر بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتی رہی. اور اس کے علاوہ جو اپیرنٹلی ان کی جو حالت تھی اس میں یہ تھا کہ ان کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے, یعنی جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جیل کے اندر اس کے نتیجے میں. اس کے علاوہ ان کو ایک کہیں ہیڈ انجری ہوئی تھی جیل میں, جس کی وجہ سے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. ان کی اپیرنس کیسی تھی؟ ان کی سامنے کے 4 دانت جو اوپر جبڑے کے 4 دانت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں, اور وہ بھی تشدد سے ٹوٹ گئے. تشدد سے یعنی منہ میں مارا گیا انہیں؟ ہاں بالکل, وہ تو مارتے ہیں, یہاں تو بہت تشدد ہوتا ہے. یہ جو جس جیل کے اندر یہ ہے, یہ بدنام جیل ہیں. اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کا اس کی کئی انکوائریاں چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ظاہر سی بات ہے پھر جو مینٹل ٹراما اور وہ باقی ساری چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں ضیاء بھائی. اور اس میں یہ ہے کہ اب ایک بہت عرصے بعد ایک امید پیدا ہوئی ہے. 2 بندے وہ رہا ہو گئے گوانٹانامو سے, ایک 20 سال کے بعد سیف اللہ پراچا صاحب, اور دوسرا 21 سال کے بعد ربانی احمد ربانی صاحب. کی حراستی مرکز گوانتانامو سے پاکستانی قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے.
सैफुल्लाह कराचा आज सुबह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हुकाम ने 2 पाकिस्तानी भाइयों को 20 साल तक बगैर किसी इल्जाम के गुआंतानामो बे जेल में कैद रखने के बाद जुमेरात को उनके वतन वापस पहुंचा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमें बिल्कुल वाज़ेह रोशनी नजर आ रही है कि अगर सीरियस एफर्ट्स की जाए, कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट्स की जाए, इखलास के साथ एफर्ट्स की जाए, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो बिल्कुल आसान है कि हम उनको रिहाई दिला सकते हैं। तब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह जो वक्त गुजरता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो एक नॉर्मल रैशनल इंसान है ना, मैं तो भी ये नहीं कह रहा मुसलमान है या पाकिस्तानी है, कुछ भी है, आई थिंक हर इंसान ये बात एग्री कर सकता है कि देखें ह्यूमन डिग्निटी कोई चीज़ होती है। अगर किसी के बारे में कोई आपको मसला भी है, लेट्स सपोज कि कुछ भी, हमें तो अभी अब केस की तहकीकात हैं, डिटेल्स हैं, जो भी हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स कि उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर उसकी सज़ा बनती है तो सज़ा दें, आप बाकायदा उसके ऊपर चार्जेस लगाएं। और ये केस बड़ी हैरानगी की बात है ज़िया भाई, यानी आपको भी पता होगा, आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, ये केस ऐसा केस है कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा हो पाकिस्तान में जिसको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ ना मालूम हो। सबको पता है वो मजलूम है, सबको पता है कि वो बेगुनाह है, और ये एक तरह से हमारे लिए ना एक कौमी गैरत का भी मसला है। और एक और मज़े की बात ये कि कल फौजिया सिद्दीकी की जो उनकी सिस्टर है, उनकी एक में तो उनकी जो मूवमेंट है, आफिया मूवमेंट उन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पर उनका एक बयान लगा हुआ था। वो ये था कि आफिया को तो ये भी नहीं पता कि उनकी वालदा जो है वो फोत हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने बार बार अपनी सिस्टर से पूछा कि वालदा किधर है, वो क्यों नहीं आई, उनका हाल कैसा है। तो वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक टीवी चैनल को, उन्होंने बताया कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको बता सकूं। उसने अम्मी का पूछा, मेरे दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई, और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। तो खैर, तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इसमें यह है कि अभी एक उम्मीद पैदा हुई है और कोशिश की जा रही है कि कंपैशनेट रिलीज के ज़ुमरे में इनको कर दीजिए। और बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं, मसलन प्रिजनर एक्सचेंज का होता है मामला, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि उसके लिए सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ होता है जिनके साथ ट्रीटीज़ हो। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जिसमें हमारा उनके साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो सके। तो लिहाजा आप कोशिश करेंगे कंपैशनेट रिलीज। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा कि हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं। यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा कि ये एक बेगुनाह हमारी सिटीजन है, इसके साथ ये मामला हुआ है, तो आप इस पर हमें बताएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी स्टेट ने कभी भी ख़त भी नहीं लिखा। तो ये बड़ी एक आप कह लें कि अजीब सी और मायूस कुन बात है। और दूसरा ये कि ज़िया भाई, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। बैक इन 2011 जब उनकी वालदा की फ़ोन पर उनसे बात करवाएगी, तो आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को। उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा। तो जो अल्लाह के नबी थे तो वो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। और मैं ये समझता हूँ वाकई अब हम जैसे लोगों का, और ये मैंने हसल कौम, ये हमारा जो है ना ये इम्तिहान है।